हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है कंपनसेशन कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी। कंपनसेशन के मीनिंग को हम समझेंगे। पहले कोई भी चीज़ आपकी सर्विस के बाद आपको दी जाती है, जो भी आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं उसके बदले कोई भी आपको पेमेंट हो रही है, दिस इज द फॉर्म ऑफ द कंपनसेशन। वो कंपनसेशन आपको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड के तौर पे हो सकता है। कंपनसेशन सर्विस के तौर पे दी जाती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उनको बेसिस या फ्रिंज बेनिफिट मिलने चाहिए। आज कम्पिटिटिव कंपनसेशन या एक्स्ट्रा कंपनसेशन उसके एक्स्ट्रा वर्कफोर्स के आधार पर दिया जाता है। ये व्यक्ति को मोटिवेट करता है, लॉयल बनाने के लिए प्रेरित करता है। और एक आइडियल कंपनसेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर उनको सही कंपनसेशन दिया जाता है तो उनकी टैलेंट में बढ़ोतरी होती है और उनकी टर्नओवर भी कम होती है। कंपनसेशन बेसिस के तौर पे सैलरी, एम्प्लॉय के बेनिफिट के तौर पे इंश्योरेंस या वेकेशंस देना, इंश्योरेंस पॉलिसी, रिटायरमेंट बेनिफिट देना या फ्री में ट्रैवलिंग फैसिलिटी देना, ये सारा कंपनसेशन में आता है। कुछ कंपनसेशन डायरेक्ट फॉर्म के होते हैं, कुछ कंपनसेशन इनडायरेक्ट फॉर्म के होते हैं। तो ये कंपनसेशन एक तरह की सर्विस के बाद आपको पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ द कंपनसेशन कि कंपनसेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। कोई भी आपको सर्विस के बाद सैलरी या बेसिस दी जाती है, जो भी काम करते हैं महीने के बाद आपको सैलरी मिलती है या जितना काम आपने किया है उसके आधार पे आपको बेसिस मिल रही है। हाउस रेंट अलाउंसेस, घर में रहने के लिए आपको कोई भत्ता मिल रहा है, महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंसेस या सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, किसी भी सिटी में रहने के लिए कोई अलाउंसेस भत्ता मिल रहा है, तो ये सारा आपका कंपनसेशन में आता है। किसी भी साल आपको बोनस मिलता है या कोई हॉलिडे प्लान, लीव, ट्रैवल कंसेशंस, कंट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस प्रीमियम, रिटायरमेंट का बेनिफिट या प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना या मेडिकल फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, ये सारा आपका कंपनसेशन में इन्वॉल्व होता है। कंपनसेशन कैश के में भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है या आपके डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है। कंपनसेशन देना क्यों जरूरी है, तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। कंपनसेशन के ऑब्जेक्टिव इंटरनल इक्वालिटी है। इंटरनल इक्वालिटी का मतलब है जो काम ज़्यादा कर रहा है उसको ज़्यादा पेमेंट करनी। तो जो भी काम डिफिकल्ट काम होता है, जिस व्यक्ति को डिफिकल्ट जॉब असाइन होती है तो उसको ज़्यादा पेमेंट करनी। एक्सटर्नल इक्वालिटी को मेंटेन करना, यानी कि जो व्यक्ति सिमिलर जॉब कर रहा है उसको सेम कंपनसेशन देना। एक्सटर्नल इक्वालिटी इंश्योर करती है कि एम्प्लॉय को उतना कंपनसेशन इक्वली दिया जाए जो व्यक्ति सिमिलर जॉब कर रहा है। इंडिविजुअल इक्वालिटी कंपनसेशन मेंटेन करता है। सिमिलर या सेम या एक ही तरह के काम करने वाले को एक तरह की ही कंपनसेशन बेसिस देना। अट्रैक्ट टू द टैलेंट, कंपनसेशन टैलेंट को अट्रैक्ट करता है कि जो भी आप हाईली कंपनसेशन दे रहे हो तो आपके पास अच्छा टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। रिटेन टू द टैलेंट, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चाहते हो कि लंबे टाइम तक कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे तो उसके लिए कंपनसेशन जरूरी है। एंश्योर टू इक्वालिटी, कंपनसेशन जो है वो एक समानता लाता है। पे शुड इक्वल टू वर्थ ऑफ द जॉब, जो जॉब एक समान होती है उसके लिए आप एक तरह की पेमेंट करें। न्यू एंड डिजायर्ड बिहेवियर को प्रमोट करता है। आप लॉयल, कमिटमेंट, एक्सपीरियंस के आधार पे कंपनसेशन यहाँ पे पे किया जाता है। जो भी कंपनसेशन पे किया जाएगा वो एम्प्लॉय की एम्प्लॉय से उसका बिहेवियर चेंज होता है, एम्प्लॉय से उससे लॉयलिटी, पॉजिटिविटी बनी रहती है। वो हर रिस्क को उठाने के लिए तैयार रहता है, तो उसके लिए कंपनसेशन होना ज़रूरी है। कंट्रोल टू कॉस्ट, तो जो भी हम व्यक्ति को हायर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा पेमेंट देकर हमें हायर करना है। तो कंपनसेशन ना ज़्यादा ओवरपेड होना चाहिए ना ज़्यादा अंडरपेड होना चाहिए। ओवरपेड का मतलब है कि ज़्यादा ज़्यादा भी पेमेंट नहीं होनी चाहिए और अंडरपेड का मतलब है कि ज़्यादा कम भी पेमेंट उस व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। और साथ में कंप्लाई विद द लीगल रूल, जो भी कंपनसेशन दिए जाते हैं उसमें गवर्नमेंट के रूल अप्लाई होते हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस, बोनस, अलाउंसेस, अदर बेनिफिट आपको सैलरी के साथ दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट रूल्स में फॉलो होते हैं। इजी टू ऑपरेट, कंपनसेशन को समझना इजी है, अंडरस्टैंड है, उसको पे करना इजी है और अंडरस्टैंड है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। फैक्टर टू इन्फ्लुएंसिंग टू द कंपनसेशन पॉलिसी,
जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई वेजेस या सैलरी दे रहे हैं तो उसके डिफरेंट कैटेगरीज वर्कर की होती है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। फर्स्ट आता है एबिलिटी टू पे। तो इंडस्ट्री में जो भी हम पेमेंट करते हैं, वेजेस पे करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है, या उसमें क्राइटेरिया क्या रहता है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है या जो व्यक्ति पंक्चुअल्स है उनको हाई सैलरी दी जाती है, जो व्यक्ति पंक्चुअल्स नहीं है उसको कम सैलरी दी जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉफिटेबल कंपनसेशन होना चाहिए ताकि गुड वर्कर अट्रैक्ट हो। तो वर्कर को एक हाईली वेजेस देनी चाहिए ताकि वर्कर जो है प्रॉफिटेबल फील करे। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर भी कंपनसेशन पॉलिसी को इफेक्ट करती है। माना कि नेशनल लेबर पे या लोकल लेबर्स पे वेजेस रेट डिसाइड किए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लेबर अवेलेबल होती है तो वहाँ पे उनको कम वेजेस दी जाती हैं, और जहाँ पे सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है वहाँ पे कम वेजेस होती हैं, और जहाँ पे सप्लाई लेबर की कम होती है तो वहाँ पे ज़्यादा वेजेस उसको मिलती हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर भी कंपनसेशन को प्रभावित करती है कि कितने लोग, डिमांड ज़्यादा है लेकिन लेबर की सप्लाई कम हो रही है तो कंपनसेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपका डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई ज़्यादा होने पे आपको कंपनसेशन कम मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कंपनसेशन पॉलिसी को प्रभावित करती है। देखिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए एक वेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। और जो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस इंडेक्स नंबर बढ़ता है तो उसके हिसाब से हायर वेजेस की डिमांड होती है, और जब प्राइस इंडेक्स नंबर कम होता है तो लो वेजेस की डिमांड होती है। तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी कंपनसेशन पॉलिसी को प्रभावित करता है। प्रिवेलिंग टू द मार्केट रेट, नो मार्केट रेट कैन इग्नोर टू द वेजेस रेट। वेजेस रेट पे मार्केट रेट का भी प्रभाव पड़ता है। द वेजेस रेट पेड इन इंडस्ट्री एंड सेम प्लेस हैव फिक्सिंग टू द वेजेस अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशंस। तो जो भी वेजेस रेट इंडस्ट्रीज में पे किए जाते हैं किसी भी सेम प्लेसेस पे, वो उसके बेस के आधार पे वो फिक्स बने रहते हैं, वो सेम ही होते हैं। अ, अगर कोई व्यक्ति वर्कर जो है छोड़ के जाता है, एब्सेंट होता है, उसको लो रेट्स अप्लीकेबल होते हैं, और जो लंबे टाइम तक डिपार्टमेंट में बना रहता है, लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है, उसको हायर वेजेस रेट पे होते हैं। वेजेस रेट ट्रेड यूनियन के थ्रू भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन हमेशा ही हायर वेजेस रेट के लिए डील करती है, और ट्रेड यूनियन के अकॉर्डिंग वो हमेशा ही फोकस करती है कि जो भी ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि उनकी वेजेस ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। एंड प्रोडक्टिविटी भी आल्सो इन्फ्लुएंस टू द वेजेस रेट। तो प्रोडक्टिविटी का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो वेजेस रेट में बना रहता है, जैसे कि मशीन, मटेरियल मैनेजमेंट, ये भी फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं वेजेस रेट को। जिस तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो वेजेस का इंक्रीज होना भी ज़रूरी है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो एडिशनल बोनस भी इंक्रीज होते हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है तो एडिशनल बोनस कम होते हैं। इकॉनमी, तो इकॉनमी भी वेजेस और सैलरी फिक्सेशन को इम्पैक्ट करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है इकॉनमी डेवलप हो रही है तो वहाँ पे अच्छे रेम्युनरेशन डेवलप होते हैं। अगर इकॉनमी अच्छे से डेवलप नहीं हो रही है तो वहाँ पे रेम्युनरेशन भी क्या होते हैं, कम होते हैं, डाउटफुल होते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक तरह के वेजेस रेट को डिसाइड करने में हेल्पफुल करती है। अगर इंडस्ट्री कंटिन्यू ग्रो कर रही है और स्किल रिसोर्सेज वहाँ पे शॉर्टेज हैं तो उनको हायर बेसिस रेट मिलता है। लेकिन जहाँ पे स्किल या बेसिस रेट स्किल एम्प्लॉय के कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, जहाँ पे न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो वहाँ टेक्नोलॉजी की नीड के अकॉर्डिंग उनको वेजेस ज़्यादा मिलती है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी बेसिस रेट को डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। सो वर्कर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन के होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग के हिसाब से यहाँ पे बेसिस रेट डिसाइड किए जाते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी बेसिस रेट को प्रभावित करती है, जैसे मिनिमम बेसिस वर्कर को देनी है, बार्गेनिंग के हिसाब से जो बेसिस डिसाइड की जाती है। मिनिमम बेसिस एक्ट 1948 पास हुआ है, जिसके तहत एक फिक्स मिनिमम बेसिस वर्कर को देना क्या है, ज़रूरी है, तो वो भी बेसिस रेट को प्रभावित करते हैं। कुछ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो भी बेसिस रेट को प्रभावित करते हैं, जैसे जो हायर पोस्ट पे बैठा है उसको हायर वेजेस पे करना, जो लो पोस्ट पे है उसको कम वेजेस देना, तो ये भी बेसिस रेट को डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जॉब रिक्वायरमेंट,
तो रूटीन टास्क करने वाले लोगों को हमेशा ही मिनिमम स्किल की ज़रूरत पड़ती है, उनको लो पे किया जाता है, और जहाँ पे टेक्निकल टास्क होता है, कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, उनको हायर बेसिस पे की जाती है। तो कई बार कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपके बेसिस रेट को प्रभावित करते हैं, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, डिफ़िकल्ट वर्क हो, या प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, स्किल की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये भी आपके बेसिस को और सैलरी को प्रभावित करते हैं। कंपनसेशन कितना होना चाहिए, ये भी डिसाइड इसके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द कंपनसेशन, या कंपनसेशन के कंपोनेंट। तो कंपनसेशन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में हो सकता है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है। एंड कंपनसेशन जो है वो आपको सैलरी के साथ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो कंपनसेशन दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनेंशियल कंपनसेशन जो मुद्रा के रूप में दिया जाता है, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन जो मुद्रा के रूप में नहीं पे किया जाता है। अब जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कंपनसेशन और एक है आपका इनडायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होता है, ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट जो एम्प्लॉय को डायरेक्ट पे किए जाते हैं उसके सर्विस के साथ। जैसे कि डायरेक्ट कंपनसेशन के एग्जांपल हैं बेसिक सैलरी पे करना, हाउस रेंट अलाउंस पे करना, कन्वीनियंस अलाउंसेस, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस या बोनस पे करना, ये आपके डायरेक्ट कंपनसेशन में आते हैं। बेसिक सैलरी क्या होती है, जब भी आपको अपनी सर्विस जो भी आप काम करते हैं उस सर्विस के बाद, जैसे चाहे वो महीने की हो चाहे मंथ की हो, मंथ के बाद आपको सैलरी दी जाती है, जो इकट्ठा अमाउंट आपको रिसीव होता है सर्विस का, उसको ही सैलरी कहा जाता है। हाउस रेंट अलाउंसेस वो होते हैं जहाँ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को भत्ता देता है रहने के लिए। कन्वीनियंस अलाउंसेस सुविधा के लिए होता है, चाहे वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो, पेट्रोल एक्सपेंसेस हो, इस तरह के अलाउंसेस होते हैं। उसी तरह से लीव ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं, कहीं पे आपको ऑफिस के वर्क के लिए जाना पड़े तो वहाँ पे भत्ता दिया जाता है। कुछ मेडिकल रीइंबर्समेंट होती है, जो आपने मेडिकल अपने सेहत के लिए पैसा खर्च किया है वो आपको दोबारा एम्प्लॉयर वापस करता है। बोनस, एक्स्ट्रा फेस्टिवल सीजन्स पे आपको कोई बोनस दिए जाते हैं। कुछ अदर अलाउंसेस है जैसे ओवर टाइम के अलाउंसेस देना, या ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट कंपनसेशंस में आते हैं। नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट कंपनसेशन होता है। इनडायरेक्ट कंपनसेशन वो होता है जो बेसिस के साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री तौर में मिलते हैं, इनको फ्रिंज बेनिफिट भी कहते हैं। ये नॉन मॉनेटरी नेचर्स के होते हैं, या नॉन फाइनेंशियल गेन बोल सकते हैं इनको। इंटरेक्ट कंपनसेशन में जैसे कि लीव पॉलिसी, ओवरटाइम पॉलिसी, हॉस्पिटलाइजेशन, इंश्योरेंस, हॉलिडे होम, ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ये सारी आती हैं। अब इसमें लीव पॉलिसी क्या होती है? लीव पॉलिसी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको छुट्टियां दी जा रही हैं, जैसे कि कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, और इसमें आपकी कोई सैलरी नहीं कटती है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट पैसा मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है। ओवर टाइम पॉलिसी, कई बार एम्प्लॉय जो है वो ओवर टाइम करता है, तो ओवर टाइम पे उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ओवर टाइम पे किया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी, उसको मेडिकल क्लेम देना। इंश्योरेंस की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉय की करना। हॉलिडे होम प्रोवाइड करना, एंड फ्लेक्सिबल टाइम उसके अकॉर्डिंग टाइम को शिफ्ट करना, ये आपके इनडायरेक्ट कंपनसेशन होते हैं। कुछ नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन है जिनका मुद्रा से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे कि किसी की रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, प्रेज करना, ये सारे नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन होते हैं। तो जब हम व्यक्ति को कोई पैसों से उसकी पोजीशंस को हाई नहीं कर रहे, बल्कि उसको प्रेज और रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टेटस को इंक्रीज कर रहे हैं उसकी, तो इस तरह के कंपनसेशन आपके नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? जब भी कंपनसेशन दिया जाता है या कंपनसेशन की जो भी पॉलिसी बनती है, उसमें क्या 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 कैसे बनती है? तो देखिए इसके 7 स्टेप हैं। पहले हम कंपनसेशन पॉलिसी बनाएंगे, उसका क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखेंगे, फिर ट्रेड यूनियन के साथ बात करेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट उसमें डालेंगे, फिर हम कोई कंपनसेशन पॉलिसी बनाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, रिव्यू करते हैं, धरातल पे उसको उतारते हैं। तो अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला आता है एस्टेब्लिश टू मैनेजमेंट कंपनसेशन पॉलिसी। जितने भी मैनेजमेंट जो भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया या मैनेजमेंट के लोग होंगे, वो मिलके ह्यूमन रिसोर्स और स्ट्रेटजी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की पॉलिसी के आधार पे। सेकंड, सेट टू ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेटजी बिल्डअप की जाती है कंपनसेशन प्रोसेस की,
कि कंपनी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करती है और डिफरेंट मेथड के आधार पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनसेशन एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के आधार पे दिए जाते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया क्या होंगे, वो कौन से क्राइटेरिया होंगे जिनके आधार पे उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी देखा जाता है, जो मिनिमम वेजेस पॉलिसी है, एक्सटर्नल पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, कंपनसेशन पॉलिसी, उसको भी देखा जाता है। साथ में जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो ट्रेड यूनियन के साथ डिस्कस की जाती है और उसके साथ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, चाहे वो मील के बेनिफिट हो, कार बेनिफिट हो, मोबाइल फ़ोन देना एम्प्लॉय को, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना, कंप्यूटर की फैसिलिटी देना, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं वो भी डिसाइड किए जाते हैं। डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टू द कंपनसेशन प्लान, अगर जो सारे के सारे स्टेप जब डिस्कस हो जाते हैं तो एक ड्राफ्ट बनाया जाता है जो रिटन फॉर्म में होता है। कितनी सैलरी दी जाएगी, कितने इंसेंटिव दिए जाएंगे, क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, ये ड्राफ्ट में लिखा जाता है। उसके बाद उसको मूल्यांकन किया जाता है और रिव्यू किया जाता है। यानी कि ये जो है टाइम टू टाइम कंपनसेशन देना और कंपनसेशन दे के व्यक्ति सेटिस्फाई है नहीं है ये चीज़ देखना, उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है कितनी नहीं, वो चीज़ रिव्यू की जाती है। तो ये एक तरह का कंपनसेशन पॉलिसी है। नेक्स्ट वन आता है द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनसेशन प्रोसेस या फंक्शन ऑफ द कंपनसेशन मैनेजमेंट। और कंपनसेशन प्रोसेस जो है वो अगर इफेक्टिवली काम करे तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय को दोनों को मिलकर काम परफॉर्म करना पड़ता है और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो कंपनसेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो पहला फंक्शन आता है कंपनसेशन प्लान बनाना, जो मैंने आपको अभी बताया कि हम सबसे पहले प्लान बनाएंगे कि हमें कंपनसेशन क्या देना है, मॉनेटरी फॉर्म में देना है या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में देना है या डायरेक्ट देना है या इनडायरेक्ट फॉर्म में देना है, वो हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम जॉब की इवैल्यूएशन प्रोग्राम करेंगे क्योंकि हर जॉब को सेम तरह के कंपनसेशन नहीं मिलते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के कंपनसेशन अलग-अलग होते हैं, उनकी सैलरी अलग-अलग होती है। उसके बाद हम उनकी सैलरी और बेसिस का क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, कितने लोगों को किस प्रकार के जॉब को किस प्रकार की सैलरी दी जाएगी, किस प्रकार की बेसिस दी जाएगी, वो डिसाइड करना है। फिर गवर्नमेंट रूल को भी देखना है, जो भी गवर्नमेंट रूल हैं उनके एनालिसिस करना है एंड देन जो भी गवर्नमेंट जैसे मिनिमम बेसिस रूल है उसको भी देखना है, देन मेक टू द पॉलिसी। और उसके बाद हमने कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है जो रिटन फॉर्म में होगी और उस पॉलिसी को टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाता है, कम्युनिकेट भी किया जाता है। तो ये आपका पूरा का चैप्टर जो था वो कंपनसेशन कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी के बारे में था। नेक्स्ट आपका चैप्टर जॉब इवैल्यूएशन का है।